हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वाह, तो आज हमारा टॉपिक है अधिगम वक्र या सीखने का वक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम वक्र या सीखने का वक्र क्या होता है? ये ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा, अभ्यास तथा प्रयास में संबंध बताता है। तो सीखने का वक्र क्या बताता है कि व्यक्ति ने कितनी मात्रा में सीखा है, उसने अभ्यास कितना किया है। तो इन दोनों के बीच संबंध बताता है कि कितने अभ्यास में उसने कितना सीखा है, ये वक्र बताता है। अथवा इसी को क्या कह सकते हैं कि ऐसा वक्र जो सीखने की मात्रा, अभ्यास, सीखने की उन्नति अवनति को दर्शाती है। तो ये क्या दर्शाती है कि व्यक्ति ने अभ्यास करते दौरान कितना सीखा, सीखने में कितनी उन्नति हुई और सीखने में कितनी अवनति हुई। तो ये भी दर्शाती है सीखने का वक्र। तो आप समझ गए होंगे सीखने का वक्र या अधिगम वक्र क्या होता है। अब अधिगम वक्र जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं। पहला हमारा है समान निष्पादन वक्र। इसी को बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। क्या बोलते हैं? समान निष्पादन वक्र या सरल रेखीय वक्र। इसी को बोलते हैं रेखीय त्वरण वक्र। तो इसी को क्या बोलते हैं? रेखीय त्वरण वक्र होता है। अब वक्र का आकार कैसा होता है? वक्र का आकार इसका क्या होता है? सीधी रेखा होता है। क्या होता है? सीधी रेखा के समान होता है। इसमें सीखने की मात्रा में ना तो कोई वृद्धि होती है ना कोई कमी आती है। इस प्रकार के वक्र में एक सरल रेखा बनता है। मतलब व्यक्ति ने जितना प्रयास किया उतना सीखने की मात्रा बढ़ती गई। तो इसलिए इन दोनों के बीच जो है एक सरल रेखा बनता है। अगर व्यक्ति ने इतना सीखा, इस बिंदु की बात करें तो इतना प्रयास किया तो उसने इतना सीखा इस बिंदु पर। इसी तरह हम देखते हैं जितना उसने सीखा ऐसे ही उसी मात्रा में, उसी अनुपात में सीखने की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। जितना प्रयास उतने सीखने की मात्रा। तो क्या होगा? इससे एक सरल रेखा मिलेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? समान निष्पादन वक्र या सरल रेखीय वक्र। यह वक्र जो है बहुत कम पाया जाता है। बहुत कम पाया जाता है ऐसा वक्र, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता किसी व्यक्ति के साथ कि वो प्रयास करता जाए और सीखने की मात्रा उसकी बढ़ती जाए। तो ऐसा बहुत कम पाया जाता है ऐसा वक्र। अब दूसरा हमारा वक्र है नतोदर या धनात्मक या अवतल या वर्धमान वक्र। इसी को कॉनकेव कर्व भी कहते हैं। तो कितना नाम है इसका? नतोदर वक्र कह सकते हैं, धनात्मक वक्र कह सकते हैं, अवतल वक्र कह सकते हैं और वर्धमान वक्र, और इसी को कॉनकेव कर्व भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें इस प्रकार का वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है। प्रारंभ में क्या होता है? सीखने की गति धीमी होती है और बाद के प्रयासों में क्या होता है? उसकी गति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वक्र तेजी से ऊपर उड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है। अब हम वक्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे जैसे वक्र आगे बढ़ता जा रहा है, प्रयास तो कर रहा है, लेकिन सीखने की जो गति है वो यहाँ पे धीरे धीरे है। लेकिन यहाँ पर अचानक क्या होता है कि इसका वक्र जो है ऊपर की ओर उठ जा रहा है। और यही तो है सीखने की मात्रा। तो प्रयास कम किया लेकिन सीखने की मात्रा ज़्यादा हो गई। वक्र ऐसे बनेगा। तो यही होता है नतोदर
धनात्मक, अवतल या वर्धमान वक्र होता है। शुरुआत में क्या होता है, प्रयास तो करता है लेकिन गति क्या होती है, धीमी होती है, और बाद के प्रयासों में उसकी गति क्या हो जाती है, तेज़ी से बढ़ जाती है। तो यही होता है नतोदर, धनात्मक या अवतल या वर्धमान वक्र बोलते हैं इसी को। अगला है हमारा तीसरा वक्र, उन्नतोदर या ऋणात्मक, उन्नतोदर, ऋणात्मक या उत्तल या ह्रास निष्पादन वक्र। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव कर्व भी बोलते हैं। उन्नतोदर, ऋणात्मक, उत्तल, ह्रास निष्पादन वक्र या कॉन्वेक्स कर्व। अब इसमें क्या होता है, यह वक्र कब बनता है, जब प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है। शुरुआत में क्या होती है, प्रयासों से क्या होता है, सीखने की गति तीव्र होती है, और बाद के प्रयास में क्या होती है, इसकी गति धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार का वक्र बनता है उन्नतोदर, ऋणात्मक या उत्तल या ह्रास निष्पादन वक्र या कॉन्वेक्स कर्व बनता है। तो ग्राफ से हम देखते हैं कि यहाँ पर सीखने की मात्रा तो ज़्यादा है, प्रयास कम है, लेकिन सीखने की शुरुआत में हमारा तीव्र है सीखने की मात्रा, और धीरे धीरे जैसे वक्र बढ़ता जाता है सीखने की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन प्रयास जारी है। तो इस प्रकार का वक्र जब बनता है तो इसे क्या कहते हैं, उन्नतोदर, ऋणात्मक, उत्तल या ह्रास निष्पादन वक्र इसको कहते हैं। तो आप ग्राफ से समझ सकते हैं। और यही ग्राफ जो है सबसे सामान्य और लोकप्रिय वक्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा वक्र जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है जब व्यक्ति कुछ सीखता है, नई चीज़ें सीखता है, तो उसके लाइफ में ऐसी वक्र जो बनते हैं, इसी टाइप के वक्र बनेंगे जब वो सीखेगा किसी नई चीज़ को। शुरुआत में क्या होता है, गति तीव्र होती है, और बाद में क्या होती है, धीमी हो जाती है गति सीखने की। ये ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है, इसीलिए ये सामान्य और लोकप्रिय वक्र माना जाता है। तो ये याद रखिएगा। हमारा लास्ट वक्र है मिश्रित या यस आकार का वक्र। मिश्रित वक्र या यस आकार का वक्र, इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति कभी मंद होती है तो कभी तीव्र हो जाती है, फिर मंद होती है, फिर तीव्र हो जाती है। तो ऐसे क्रिया चलती रहती है, कभी मंद तो कभी तीव्र, कभी मंद तो कभी तीव्र। तो इसीलिए इसको मिश्रित वक्र नाम दे दिया गया है। यह वक्र क्या होता है, नतोदर और उन्नतोदर वक्र का मिला जुला रूप होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ चला जा रहा है। तो ये इसमें नतोदर और उन्नतोदर वक्र का मिला जुला रूप होता है, और ये यस अक्षर के आकार का होता है। अंग्रेजी का जो एस अक्षर होता है लगभग उसी के आकार का होता है, इसीलिए इसे यस आकार वक्र भी कहते हैं और मिश्रित वक्र कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे चारों वक्र के बारे में। अधिगम वक्र का ग्राफ आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप ग्राफ से ही सब कुछ समझ सकते हैं। तो ऐसी चार प्रक्रिया जो होती है, व्यक्ति जब नई चीज़ें सीखता है तो ये घटना घटती है। किसी का तेज होगा, किसी का मंद होगा गति। अब वक्र व सीखने की विशेषताएं क्या होती हैं, जब व्यक्ति तो उसके सीखने में क्या विशेष, इसको जो है सीखने की अवस्था को तीन भागों में बांटा गया। सीखने की अवस्था, या कह सकते हैं सीखने का जो वक्र है, क्या है, सीखने का वक्र, इसको जो है तीन भागों में या तीन अवस्थाओं में बांटा गया है सीखने के वक्र को। पहला होता है हमारा प्रारंभिक अवस्था। क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था। इसमें क्या होता है कि आरंभ में सीखने की गति क्या होती है, साधारणता तेज होती है। इसका क्या कारण है, उस समय हमारी जो प्रेरणा होती है, अभिरुचि होती है, वो सर्वाधिक होती है, क्योंकि
हम जब नई चीज़ सीखते हैं तो उस समय हमें सीखने की जो लालसा होती है हमारे अंदर, उत्सुकता होती है, वो तेज़ होती है। इसीलिए शुरुआत में क्या होती है, सीखने की गति तेज़ होती है। तो ये सार्वभौमिक विशेषता नहीं है, परंतु ये इसे पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते कि शुरुआत में जो होता है हमारे सीखने की जो गति होती है वो हमेशा तेज़ होती है। इसीलिए ये सार्वभौमिक नहीं है। ऐसा जो है अधिकतर देखा गया है कि शुरुआत में जो है सीखने की गति तेज़ होती है। इसका कारण क्या होता है, उस समय प्रेरणा और अभिरुचि ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है। और जब मध्य अवस्था में आता है, सीखने की मध्य अवस्था में आता है, तो इस अवस्था में व्यक्ति की जो रुचि होती है, प्रेरणा होती है, उसमें कुछ कमी आ जाती है और उसी कमी की वजह से क्या होता है, वक्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कभी धीमा तो कभी तेज। इस टाइप के जो है वक्र देखने को मिलते हैं मध्य अवस्था में। क्योंकि व्यक्ति जब मध्य अवस्था में पहुंचता है, सीखने की मध्य अवस्था में, तो उसके अंदर कुछ निराशा, कुछ रुचि में परिवर्तन, कुछ प्रेरणा में कमी आ जाती है। उसकी वजह से ऐसा होता है कि वक्र में उतार चढ़ाव होने लगता है। स्किनर साहब ने क्या कहा है, सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है। सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है, पर सीखने वाले की सामान्य प्रगति जो होती है एक निश्चित दिशा में होती रहती है। तो इन्होंने क्या कहा, सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है, पर जो सीखने वाला व्यक्ति है उसकी जो सामान्य प्रगति है वो एक निश्चित दिशा में होती रहती है। तो ये किसने कहा है, स्किनर साहब ने कहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, किसने कहा है ये। अंतिम अवस्था क्या है, जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती है वैसे वैसे सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। क्योंकि व्यक्ति जब अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो कुछ ना कुछ उसे थकान जैसा महसूस होने लगता है। तो उस टाइम क्या होता है, उसको सीखने की गति भी धीमी उसकी हो जाती है, रुचि कम होने लगता है, ध्यान कम होने लगता है। इसी वजह से उसकी गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है और वो अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन गति क्या होती है, धीमी होती है अंतिम अवस्था में। तो अब चलते हैं सीखने के पठार। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, सीखने का पठार क्या होता है। हम जब कोई नई बात सीखते हैं तब हम सीखने में लगातार उन्नति नहीं करते हैं। तो ये बात सही है कि हम अगर कोई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, नई बात सीखते हैं, नया कार्य सीखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार हम उसमें उन्नति करते रहें। हमारी उन्नति क्या कभी कम हो सकती है और कभी अधिक हो सकती है। कुछ समय बाद ऐसा भी अवसर आता है, तो कुछ समय बाद क्या आता है, ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। सीखने पठार कहते हैं। तो ऐसी अवस्था कब आती है कि जब हम सीखते हैं किसी चीज़ को, सीखते रहते तो एक ऐसी अवस्था आती है जब हमारी उन्नति जो होती है बिल्कुल रुक जाती है। एक पठार सा संरचना बन जाता है। पठार मतलब होता है एक समतल बन जाता है, ना उन्नति पता चलती है ना अवनति पता चलती है। तो उसी अवस्था को कहते हैं सीखने में पठार। हमारी जो उन्नति है वहाँ पर रुक जाती है, उसी को कहते हैं सीखने का पठार या अधिगम्य पठार। अब रॉस के अनुसार उन्होंने अधिगम के पठार को कैसे परिभाषित किया है। रॉस ने सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। तो आप या व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखता है तो उसमें कहीं ना कहीं पठार एक अवस्था में ज़रूर आता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता क्या है, पठार है। यह उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो यही हमने बताया कि सीखने का पठार क्या होता है, एक ऐसी अवस्था आती है सीखते सीखते कि व्यक्ति क्या होता है,
उस अवस्था में कोई ना तो उन्नति होती है उसकी, ना अवनति होती है। उसी को सीखने का पठार कहते हैं। तो रॉस साहब ने भी यही कहा है, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है वही अवधि होती है सीखने का पठार। हम देख रहे हैं, फिगर से देख सकते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, प्रयास करता जाता है सीखने के लिए, तो क्या करता है, तो सीखने की मात्रा भी बढ़ती जाती है। लेकिन एक अवस्था आती है जब ये जो ग्राफ है वो सीधी रेखा में चलने लगता है, सपाट हो जाती है। तो यही सपाट का है ना, अवनति हो रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में चला जा रहा है। तो यही अवस्था हमारी क्या होती है, पठार की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति ना उन्नति करता है ना अवनति करता है। अब पठार के कारण क्या है, किसकी वजह से पठार आ जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, या व्यक्ति जब कोई चीज़ सीखता है तो पठार क्यों आ जाते हैं। पहला है उद्देश्य का अभाव। व्यक्ति जब कोई बिना उद्देश्य के कोई कार्य लेके चलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसमें रुचि लेना बंद कर देता है कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, बिना रुचि के बिना उद्देश्य के क्यों कर रहे हैं, और वो सीखना बंद कर देता है, जिसकी वजह से सीखने में पठार आता है। और पारिवारिक कठिनाइयाँ भी होती हैं। बहुत लोग होते हैं उनके परिवार में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते और बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उससे भी पठार उत्पन्न होता है। विषय में रुचि का अभाव, विषय में रुचि ना हो तो उसकी वजह से भी पठार होता है। थकान आ रहा हो, कोई कार्य कर रहे हो, थकान आ गया तो बीच में क्या होता है, वो रुक जाते हैं, तो वहाँ भी पठार आ जाता है सीखने में। मानसिक अस्वस्थता, अगर मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है तब भी सीखने में पठार आता है। सीखने की अनुचित विधि, विधि जो है सीखने की वो सही नहीं है, अनुचित है, तब भी सीखने में पठार आता है। अभ्यास का अभाव है। कोई कार्य अगर आप सीख रहे हैं तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो उस कार्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अभ्यास का अभाव होने पर भी पठार आते हैं सीखने में। ध्यान व प्रेरणा का अभाव, अगर आप किसी विषय में ध्यान नहीं देंगे, रुचि नहीं रखेंगे, की वजह से भी सीखने में आते हैं। आलस करेंगे तब भी होगा, उत्साहहीनता होगा तब भी होगा, ज्ञान का अभाव होगा, और पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हम जो पुरानी हमारी आदतें होती हैं उसके हिसाब से हम करने की चेष्टा करते हैं, नए तरीके से करने की चेष्टा नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, अधिगम में पठार आने के चांस रहते हैं। क्योंकि नई आदतों और पुरानी आदतों में संघर्ष होता है कि इससे करें कि उससे करें, मतलब पुरानी आदत से करें या नई आदत से करें, तो उसमें संघर्ष होने की वजह से ऐसा होता है। कार्य की जटिलता, अगर कार्य बहुत जटिल है तो आदमी क्या करता है, बीच में ही छोड़ के चला जाता है, उसकी वजह से भी सीखने में पठार उत्पन्न होता है। कठिन चीज़ों को सीखने से वो दूर भागता है। अब इसका निराकरण कैसे करेंगे, जो सीखने में पठार आते हैं उसका निराकरण कैसे होगा। सीखने के समय का वितरण, जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमेशा सीखने का जो है समय होना चाहिए। समय को, सीखने को बांट के रखना चाहिए कि इस टाइम हमको ये करना है, तो समय का वितरण होना चाहिए सीखने में। उत्साह के साथ सीखना चाहिए, कोई भी कार्य हो बिना उत्साह के नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कार्य जो है पूर्ण नहीं होगा और आपका मन भी नहीं लगेगा। तो उत्साह हमेशा होना चाहिए कार्य करने के लिए। सीखने की उचित विधि, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो उसके लिए उचित विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो रुचि है, उत्सुकता है, वो उस कार्य को करने में बनी रहे। समय समय पर विश्राम भी करना चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते जाए, और आप विश्राम नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको मानसिक थकान होगा। मानसिक थकान होने की वजह से क्या होगा, वो कार्य जो है पूरा नहीं हो पाएगा, और आप जो है उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो विश्राम जो है वो बहुत ज़रूरी है सीखने में। और सीखने के लिए उचित वातावरण चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ हमेशा शोरगुल हो रहा है,
तो ऐसे वातावरण में आप जो है सीख नहीं पाएंगे। तो वातावरण क्या होना चाहिए? सीखने के अनुकूल होना चाहिए। अगला है हमारा पाठ्य सामग्री का संगठन। हमें जो कुछ भी पढ़ना है या पढ़ाना है उसकी एक रूपरेखा बना लेना चाहिए कि कब क्या कैसे पढ़ाना होता है। अगला है प्रेरणा और उद्दीपन। तो पठार के निराकरण में एक ये भी है कि आपको हमेशा जो है प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए और कार्य के प्रति उद्दीपन होना चाहिए, तभी आप उस कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इतना था हमारा, यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।